अरे आज के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन लेने से पहले हम रिव्यू करेंगे जो टॉपिक वो हेल कर रहा है फ्रॉम वर्क इन पावर एंड एनर्जी। अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो लेट्स स्टार्ट रिव्यू करते हैं हम वर्क से ही। वर्क को जब हम कैलकुलस फॉर्म में लेते हैं so we can write down small work done that is equal to the dot product of force and the displacement। डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब है ये किसके बराबर हो जाएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट डी आर एंड द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। अब जब कॉस लेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास वर्क डन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो कितने किस्म के वर्क डन्स होते हैं, कितना नेचर क्या होता है वर्क डन का? नेचर कितने हैं वर्क डन हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन्स। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर। एफ और डी आर के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क डन क्या है। अगर थीटा है 0, थीटा 0 डिग्री है, मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ऐसा केस है तो cos 0 हो गया 1, cos 0 1 हो जाता है तो डी डब्ल्यू जो है आपका वर्क डन जो है वो बन जाएगा एफ इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपली आप इसे इंटीग्रेट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास थीटा हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री थीटे का मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले वाले में डायरेक्शन क्या थी? सेम। अब हो गई डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। अपोजिट हो गई मतलब एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो गया। और यहाँ पे क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब जब ऐसा केस आ जाता है तो cos 180 यू नो बेटर, दैट इज -1। it is cos -1, that does mean your dw is equal to minus f dr। ये बन जाता है आपका सेकेंड नेचर ऑफ वर्क डन। we say that work done is negative। and the last one, जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ये मोस्टली कब होता है? जब आपके पास दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज डन व्हेन देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा कब होता है? अगर आपकी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट कर रही है, ये सर्कल है, ये सर्कल पे मूव कर रही है बॉडी और ये सर्कुलर पाथ पे चल रही है, मींस आपका जो पाथ है वो यहाँ पे सरकमफ्रेंस है। देन द फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंटर, जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, रेडियस पे होती है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और टेंजेंट क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ द व्हील मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर हो गई तो वर्क डन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी एफ डी आर cos 90 डिग्री। cos 90 is 0, so that is whole value is 0। so the work done by the centripetal force is always 0। तो वो फोर्स जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कोई भी वर्क डन नहीं करती है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई आपको? अब बात आ गई, अब आपको इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता ही है, m1 l2 t-2। यूनिट्स आपको पता ही है इसकी, जॉल। और एक्सपांडेड यूनिट्स क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या जॉल कहेंगे आप इसे, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। चलिए, ये एक फॉर्मेशन बन गई।
अब दूसरी टर्म जो हमने यूज की है हमारे टॉपिक में, दैट इज पावर। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और आप कह सकते हो यहां से भी वर्क डन आप निकाल सकते हो, PDT। ठीक है। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो आपके पास, आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डन। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया। तो हमारा एफ डॉट डी आर, तो यहाँ पे क्या था? डिफरेंशिएशन। अब एफ को, अगर एफ आपकी कांस्टेंट फोर्स है तो बाहर आ सकती है इनटू डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो एफ डी आर बाई डी टी, एफ डी आर बाई डी टी। डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डी टी क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी भी है और फोर्स डॉट वेलोसिटी भी है। वी कैन से फोर्स इंटू वेलोसिटी कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट आपकी तीसरी टर्म क्या थी? आपकी एनर्जी। थर्ड टर्म इज एनर्जी। एनर्जी एक्चुअली वर्क डन ही है, क्योंकि दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब भी आप किसी भी फॉर्म की एनर्जी निकालना चाहते हो तो उस स्टेज में वो बॉडी कितना वर्क डन करती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है। आप देखते हो कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसमें वर्क डन निकालते हैं, देन वी राइट डाउन व्हाट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली क्या है, जिस स्टेज में बॉडी कुछ भी कर रही होती है, कोई भी स्टेज में बॉडी होती है, उस स्टेज में जो वर्क डन बॉडी कर सकती है, दैट कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। और मोस्टली हम जो स्टडी करते हैं बच्चे, दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की जब बात आ जाती है तो मैकेनिकल एनर्जी होती है नंबर वन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। नंबर टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी किसकी फॉर्मेशंस होती है? सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल और काइनेटिक को सम कर दें तो हमें मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। और अगर डिफाइन करने को आए, दैट इज एक्चुअली द that a form of energy that is used to do certain work। जो मैकेनिकल वर्क यूज करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, that one is मैकेनिकल एनर्जी। डन। अब आपके पता है पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं mg/h से, और ये आपकी आ गई 1/2 mv का स्क्वायर, ये आपके पास आ गई। ठीक है। Potential energy is due to position or configuration, and kinetic energy is due to its ability to do work by motion। अगर मोशन हो रहा है तो वहां पे जितनी वर्क डन होती है। तो हमेशा याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। चलिए, अब आपके पास आ गई, यहाँ पे तो आपकी टर्म्स बन गई। अब आपके पास इन टर्म्स को छोड़ के अब कंपैरिजन आ रहा है दो दो चीजों का। अब आपके पास आ गया एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी क्या है और मोमेंटम क्या है, इनका रिलेशन कैसे निकालेंगे हम?
अब एनर्जी हमें पता है, अब देखते हैं मोमेंटम और एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात है, मोमेंटम है मींस देयर इज सर्टेन मोशन एसोसिएटेड विद इट, तो एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मान के चलते हैं कि मेरे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है बच्चे, एक बॉडी है m1 मास, m2 मास, masses of two bodies। ठीक है, दो बॉडीज हैं। अब जब भी हमारे पास बॉडीज, इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम इक्वल है, तो क्या करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। मोमेंटम इक्वल है मतलब अगर इनकी वेलोसिटी v1 और v2 रिस्पेक्टिवली, वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली मींस m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है, और मैं कह रहा हूं इन दोनों का मोमेंटम सेम है, मींस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ऐसा है। देन what about the ratios of their kinetic energies, k1 k2 that is equal to, अब आपको पता है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, डन। 1/2 कैंसल्ड आउट। अब यहां पे एक ध्यान रखना, यहां पे देखना क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे आपके पास आ गया यहां पे मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं m1 v1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद m1 डिवाइड बाय m1। ठीक है, यहां पे भी m2 v2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइड बाय m2, डन। कोई फर्क पड़ा? अब यहां पे अब ध्यान से देखना, m1 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बन गया m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, डन, डिवाइडेड बाय m1। नीचे आ जाओ, m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। इसे हम अगर ऐसे लिख दें m1 v1 का स्क्वायर, m1 v1 क्या है, मोमेंटम ऑफ p1, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, तो ये बन गया p1 का स्क्वायर अपॉन m1, ये हो गया सेकेंड बॉडी का मोमेंटम p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2। ठीक है, और हमें पता है P1 और P2 बराबर हैं। यहां पे हमने ऊपर क्या ज्यूम करके चले हैं, ये मान लीजिए ये है आपका P1 और ये है आपका P2, ये बराबर है, तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा ना। अगर ये बराबर है इसका मतलब है P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 स्क्वायर, तो ये अगर सॉल्व हो गए, दिस इज गोइंग टू बी 1, तो ये क्या हो जाएगा, वी कैन राइट डाउन m2 बाई m1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया जैसे ही, तो m2 बाय m1। ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जीज आर रेसिप्रोकल टू द मासेस। कब? ये देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जीज है एक दूसरी बॉडी की और दे आर रेसिप्रोकल टू देयर मासेस। तो आपके पास क्या हो गया, केस क्या बन गया बच्चे, इफ मोमेंटास, इफ मोमेंटास ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज का मोमेंटा जो है आर इक्वल, अगर इक्वल है देन देयर काइनेटिक एनर्जीज, their kinetic energies are inversely proportional, inversely proportional to their respective masses, to their respective masses। चलिए, एक तो ये हो गया। अब दूसरा इसका उल्टा है, दूसरा
उल्टा है कि दूसरा केस क्या है, अब हमें दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, मीन्स 1/2 m1v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 m2v2 का स्क्वेयर। 2 कट गया, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं, P1 रेशियो निकालनी है बाय P2। P1 क्या है, m1v1 अपॉन m2v2। m1v1 इक्वल नहीं है, इक्वल कौन है, 1/2 m1v1 का स्क्वायर। मतलब सिंपली कह सकते हो आप कि m1v1 स्क्वायर इक्वल है m2v2 स्क्वायर के। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, ये आपके पास आ गया m1v1 का स्क्वायर। तो इसे आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको अब क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपने इनको कंपेयर करो, ठीक है। अंडर रूट्स लाओ, दोनों तरफ अंडर रूट्स लगाओ, लगा दो अंडर रूट्स। आपके पास क्या है, आपके पास अंडर रूट ऑफ, निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहां तक ही आपके पास है कि m1v1 अपॉन m2v2 का रेशियो जो है वो P1 P2 के बराबर है। अब अगर आप यहां ऊपर ले लेते हो कि m1v1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m2v2 का स्क्वायर है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपने पोटेंट P1 है आपके पास, P1 किसके बराबर होता है, P1 मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1, ठीक है। अब इसे मैंने काइनेटिक एनर्जी बनाना है, क्या बनाना है इसे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा v1 से, डिवाइड करूंगा v1 से, क्योंकि मुझे v1 का स्क्वायर बनाना है। अब मुझे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि मुझे 1/2 चाहिए। चलो देखते हैं इसको क्या होता है। अब ये वाला 2 यूज कर लेंगे और ये वाला v1 यूज कर लेंगे, करो यूज, बन जाएगा m1v1 का स्क्वायर और नीचे वाला हो गया 2 और इनटू ऊपर वाला 2 अपॉन v1, ये हट गया, बच गया, ठीक है। ये बच गया और यूज हो गए। अब यहां पे ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई। तो ये एक रिलेशन बना रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, P1v1 अपॉन 2, ठीक है। दूसरा, अगर आप ले जाना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv का स्क्वायर। सिंपली लिख रहा हूं मैं जनरली, 1/2 m को मल्टीप्लाई करो, m को डिवाइड करो, क्या हो गया, m इसको यूटिलाइज करो, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन m। इसे हम लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, 2m। mv का होल स्क्वायर क्या है, mv का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बाय 2m। इसे काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, तो p किसके बराबर हो गया, √2m के, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जीज जो होती हैं, तो आपका जो मोमेंटम है दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एम, ठीक। तो जब हम बात करते हैं रेशियोज ऑफ P1/P2 की, तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू हैव द रेशियोज ऑफ, अब m1 और m2 की वैल्यू जब हम लेंगे तो यहां पे देखना है, अब वहां पे हम बनाएंगे, अब हमारे पास क्या रेशियोज आ गई, ये P1/P2। अब हमारे पास आ गया P1/P2 की वैल्यू आ गई। अब P1/P2 को जब हम लेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या लिख लेंगे हम, हमारे पास क्या था, m1v1 अपॉन m2v2,
ठीक है, तो यहां से हमारे पास रेशियोज बन जाएंगी। तो हमारे पास कुछ कंसेप्ट कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। दैट वन इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है भाई? स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है जब आपने ब्रेक लगा दी। ठीक है, एक बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है कुछ, वो मूव कर रही है, आपने क्या कर दिया, उस पे ब्रेक लगा दी। ठीक है, ब्रेक लगा दी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, वो डिपेंड करता है कि उस पे फोर्स कितनी है, वो कितनी स्पीड में चल रही है। सीधी बात है। मीन्स यू आर हैविंग अ बस, आप एक गाड़ी चला रहे हो, वो अगर आप उस पे ब्रेक लगाते हो तो वो कितनी जल्दी रुकेगी, ये डिपेंड करता है कि उसकी फोर्स, उसकी स्पीड, उसकी एनर्जी कितनी है, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो अगर आपके पास एक बॉडी है, आपने उस पे फोर्स लगाई हुई है F, और D उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ब्रेक लगाने के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, D, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सिंपल। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स वर्क डन के बराबर हो जाए, रिटार्डिंग फोर्स इनटू द, रिटार्डिंग जो फोर्स लगाई है आपने इनटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर दैट। रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो आपने ब्रेक अप्लाई की है, किसके बराबर होगा इन दोनों का प्रोडक्ट? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इज द रिटार्डिंग फोर्स एंड D इज दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो D किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी, फोर्स कौन सी है, रिटार्डिंग फोर्स, मींस इसमें जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान रखना है इस चीज का, ये रिटार्डिंग फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, अब कुछ चीजें जो आपने नोट करके रखनी है, जैसे आपने पढ़ा भी हुआ है, जब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कुछ चीजें आपने जो नोट बना के रखने हैं वो आपके पास क्या है। पहला, जब भी अगर आप एक जॉल को अर्ग में कन्वर्ट करते हो, सो 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, दूसरा, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है, नंबर 2, एरिया निकाला है ना आपने जब XT ग्राफ पढ़े हैं, जब आपने VT ग्राफ्स पढ़े हैं, तो इसी तरह एरिया अंडर फो जो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया जाए तो उनके जो कर्व होगा उसके अंडर का जो एरिया होगा दैट विल बी द वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हो तो वर्क डन, और अगर एरिया निकालें हम अंडर प्रेशर वॉल्यूम, किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन निकालना हो अगर, और हमें ग्राफिकल मेथड यूज करने को बोला जाए, तो मुझे दो चीजें, दो ग्राफ अगर मिल जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। कौन कौन सा, या तो मुझे एक ग्राफ मिल जाए जिसमें मेरे पास हो कुछ ऐसा कि एक ग्राफ हो, या तो मुझे मिल जाए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, और या मुझे मिल जाए प्रेशर इनटू वॉल्यूम का। अगर प्रेशर वॉल्यूम का मिल जाता है तब भी मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम भी मुझे देगा वर्क डन, और मुझे ये भी वर्क डन देगा, और मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है वो भी मुझे वर्क डन देगा। डन। अब अगली बातें कुछ हैं कि हमने पढ़े हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिनके कारण किया गया वर्क डन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनके कारण जो है वर्क डन अगर करते हो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ कोई भी चूज करो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। मींस इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर ए से बी पे जा रहे हो आप, ठीक है, ए से बी पे जा रहे हो,
अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप किसी भी रास्ते में चले जाओ, किसी भी रास्ते से होके चले जाओ बी पॉइंट पे, इन ऑल द केसेस द वर्क डन वुड बी सेम। इन ऑल द केसेस द वर्क डन वुड बी सेम। कौन से केस में? लेकिन केस क्या है? द केस इज दैट योर वर्क डन शुड बी विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसी केसेस में अगर वर्क डन रिवर्सिबल हो, मतलब आप ए से बी में आए और बी से ए में आए, मतलब हो गया आपका क्लोज्ड लूप। यहां से शुरू किया था वहीं पे अगर आ जाते हो तो क्लोज्ड लूप में जो टोटल वर्क डन होता है दैट इज हमेशा जीरो। दैट इज हमेशा जीरो। दैट इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा याद रखना है। नंबर एक चीज, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण किया गया वर्क डन हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। नंबर टू, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन कम्स बैक टू बी टू ए, तो जो टोटल वर्क डन होगा ए से बी प्लस बी टू ए, वो टोटल वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये बात थी आपकी एनर्जी की बात थी। अब कुछ बात कर लेते हैं पावर की। अब पावर की बात करते हैं तो जब भी मोस्टली हम गाड़ियों की बात करते हैं वी यूज टू हैव द यूनिट ऑफ पावर। तब हमारे पास पावर का यूनिट वॉट नहीं होता, तब हमारे पास बन जाता है हॉर्स पावर, एचपी। ठीक है, दैट इज हॉर्स पावर। क्योंकि ये बहुत एक बड़ा यूनिट लिया जाता है, तो हॉर्स पावर जो आपका यूनिट है, हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी है? हॉर्स पावर जो है दैट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर जो है दैट इज इक्वल टू 746 वॉट्स। वॉट में ही है, बट इसका नाम हमने चेंज कर दिया कि अगर 746 वॉट्स हो तो हम उसे क्या कहेंगे? एक हॉर्स पावर कहेंगे। तो हमेशा बातें याद रखनी है ये वाली। ठीक है, अब अगर पावर आपको बोला जाए भाई व्हाट इज द हाउ पावर, जो फ्रिक्शन के केस में, अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी तो फोर्स है। हमने ऊपर पढ़ा है भाई, जो पावर है वो फोर्स पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। पढ़ा है हमने कि पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन होगी तो वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो फ्रिक्शन के कारण जो पावर डिसिपेट होती है, पावर लूज होती है, पावर डिसिपेटेड किसके कारण? ड्यू टू फ्रिक्शन। दैट इज पाथ डिपेंडेंट। दैट इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट है मतलब वो कंजर्वेटिव नहीं है। उसके कारण जो क्लोज्ड लूप में टोटल पावर होगी दैट वुड नेवर बी जीरो। पाथ डिपेंडेंट है मतलब वहां पे फोर्स जो होगी, टोटल जो पावर होगी उस क्लोज्ड लूप में वो जीरो नहीं होगी। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट होती, मतलब ये कंजर्वेटिव नेचर होता इसका, तो तब क्या हो जाती? क्लोज्ड लूप में क्या हो जाती? जीरो हो जाती। क्लोज्ड लूप में क्या हो जाती? जीरो हो जाती। ठीक है भाई, अब आपके पास नेक्स्ट केस आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का। जब एनर्जी की बात आ गई, काइनेटिक एनर्जी का केस आ जाता है जब जो बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में। बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कंसीडर किए जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। सो व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, आपकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है। ध्यान रहे, स्पीड कांस्टेंट है, पाथ सर्कुलर है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या, अगर पाथ हो आपका सर्कुलर मोशन हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट हो तो उस समय काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। ये ध्यान रहे, हमेशा याद रखना है। मैंने जैसे आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो इस केस में आपकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं। भाई, यू आर हैविंग अ मशीन गन एंड यू आर फायरिंग बुलेट्स पर सेकेंड।
मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बुलेट्स दे दिया मैंने आपको कि पर यूनिट टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं with certain kinetic energy. Means I am asking you that you are having a gun, you are having a gun, you are giving n number of bullets per unit second. n क्या है? Number of units per unit second है with, और हर बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k. तो आपको निकालना है कि गन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो तब बहुत ही आसान है, n को k से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपने? n को k से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जितनी बुलेट्स की काइनेटिक एनर्जी आप जो दे रहे हो वो कहां से आ रही है? वो गन से ही आ रही है। सो इफ अ गन फायर्स, गन क्या करती है? गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, साथ में क्या है? विद काइनेटिक एनर्जी के, विद काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी एन बुलेट्स की। देन पावर, अब निकालनी क्या है? पावर ऑफ गन। पावर ऑफ गन किसके बराबर है? n इंटू के। ध्यान रहे, काइनेटिक एनर्जी दी गई है हमें, काइनेटिक एनर्जी दी गई है हमें के, तो गन की हम कैसे निकालेंगे? पावर कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड से मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? काइनेटिक एनर्जी से। बात याद रहेगी? तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर इसी में पूछा जाए, अगर बोला जाए भाई इफ m इज द मास, m इज द मास ऑफ बुलेट, m मास है बुलेट का, और फोर्स आपको पूछा जाए व्हाट शुड बी द फोर्स टू होल्ड द गन, गन को पकड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? तो फोर्स टू होल्ड द गन दैट इज n, n क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इनटू द पावर ऑफ दैट। जो पावर आपने ली है उसको वहां आपने निकाल दिया, तो यहां पे P जो है मैं अलग रखता हूं, क्योंकि यहां पे P जो है दैट इज गोइंग टू बी द मोमेंटम, तो मैं इसे Pn इंटू मोमेंटम लिख लेता हूं। फोर्स इज इक्वल टू n टाइम्स द मोमेंटम। तो कितनी फोर्स चाहिए हमें? n इज द नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इनटू द मोमेंटम, और आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमने ऊपर निकाला है √2me, है ना? मोमेंटम p जो होता है, अब स्मॉल p लिखते हैं इसके लिए, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू के निकाला था हमने, है ना? तो n इंटू 2m कैपिटल है यहाँ पे, k काइनेटिक एनर्जी है, रूट आ गया, तो n टाइम्स द मोमेंटम। तो इस तरह से आपके पास आ गई, आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है? ये ध्यान रखना है अब आपने। तो पावर अगर निकालनी हो गन की तो n टाइम्स k, और अगर आपको फोर्स टू होल्ड द गन, गन को पकड़ने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? n टाइम्स द मोमेंटम। याद रहेगा? पावर कितनी? n टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स कितनी? n टाइम्स द मोमेंटम। बस इतना बात याद रखनी है, ठीक है? अब कुछ अगले कंसेप्ट्स। जब फोर्स, व्हेन वर्क इज डन बाय द, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पे काम किया जाए, ध्यान रहे, उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या? जब वर्क डन ऑन बॉडी हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। एंड वन वर्क इज डन बाय द बॉडी, बाय द, क्योंकि जब बॉडी काम करेगी तो इट विल यूज द एनर्जी, सो उस समय इसकी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी
that will decrease because it is using its energy. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब अगर यही केसेस, ये तो आपके आगे जब हम सिंपली आपके मैकेनिकल सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर आपके पास सिस्टम आ जाए इलेक्ट्रिकल, कौन से सिस्टम आ जाए? इलेक्ट्रिकल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड, वो वाला क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर याद है ना, जिसका इंडक्टेंस एल लेते थे हम, इंडक्टर। तो उस समय एनर्जी, जो एनर्जी होगी कौन सी? पहली तो वो होगी मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर दैट इज इक्वल टू 1/2 एल मैग्नेटिक, उसका जो इंडक्टेंस था आई का स्क्वायर, एल उसका सेल्फ इंडक्टेंस, आई जो करंट फ्लो कर रही है उसका स्क्वायर, दैट विल बी द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। इसी तरह जो एनर्जी होती है स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग किसके बराबर होती है? 1/2 के। के इज व्हाट? के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हमेशा याद रखना है। के इज स्मॉल के, ये स्मॉल के है, इनटू द एक्स इट्स डिस्प्लेसमेंट, 1/2 के एक्स का स्क्वायर, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास आ गए भाई वैल्यूज। अब आपके पास ये इसी तरह से कन्वर्जन होंगी। फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको आता ही है, और उसके साथ ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट यू नो बेटर कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहने के साथ साथ दूसरी चीज ये है कि कभी भी एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होती है। भाई एनर्जी की हमेशा क्या होती है? कन्वर्जन होती है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं कि आपके पास अगर बॉडी है, यू आर हैविंग अ बॉडी, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका। बॉल को ऊपर कैसे फेंका आपने? आपने अपनी बॉडी की केमिकल एनर्जी को यूज किया। वो केमिकल एनर्जी क्या, किस लिए यूज किया आपने? टू राइज दैट बॉल। बॉल में कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक। मतलब केमिकल एनर्जी जो थी वो आपने यूज की और उससे कन्वर्ट किया आपने केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी जो थी, केमिकल को कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक में। जैसे ही काइनेटिक ऊपर जाती गई, टॉप पे पहुंच गया बॉल। जैसे ही बॉल टॉप पे पहुंच गया, आपको पता है क्या होता है? टॉप पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। टॉप पे बन गई काइनेटिक, सारी की सारी बन गई पोटेंशियल, और जैसे ही अब टॉप से वापस आया, अब पोटेंशियल धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? फिर से काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचा, ग्राउंड पे आके वो स्ट्राइक करेगा, कुछ आपको साउंड सुनाई देगी, कुछ उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक टू पोटेंशियल अगेन, एंड दिस इज द डिफरेंट। तो हुआ क्या? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई है। काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे भाई बॉल में काइनेटिक एनर्जी आ गई, आई नहीं है। आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दी है। कहां से? केमिकल एनर्जी से। सो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अनदर, और हर जगह अगर आप काउंट करोगे, उसे मेजर करोगे, सो ऑल द एनर्जीज का सम जो होगा दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे भाई वेदर द कंजर्वेशन लॉ इज एप्लीकेबल टू यूनिवर्स, दैट्स यस, ऑलवेज यस। क्यों? क्योंकि अगर यूनिवर्स का एक हिस्सा, यूनिवर्स को अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हो, क्योंकि आपका कंजर्वेशन जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होता है, तो कभी भी आप इसे आइसोलेटेड सिस्टम लेते हो, तो अगर आपके यूनिवर्स का एक हिस्सा एनर्जी लूज करता है, तो यूनिवर्स का दूसरा कोई ना कोई दूसरा हिस्सा जो है वो एनर्जी को गेन करता है। ठीक है बच्चे, ये आ गया समझ आपको? यहां पे कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द कोलिजन्स। तो कोलिजन्स पे आपने रिव्यू करके आना है। कोलिजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा। कोलिजन के साथ हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी निकालेंगे, आज वाले न्यूमेरिकल्स भी उस पे सॉल्व करेंगे हम। तो कोई क्वेश्चन है आपको? ये समझ आ गया टॉपिक आपको? ठीक है बच्चे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर देना। ओके बेटा, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।
Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.